नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जो महसूस तो बहुत पर्सनल होती है, लेकिन है बहुत आम। एंग्जाइटी और पैनिक, वो अचानक उठने वाला डर का तूफान जो लगता है सब कुछ कंट्रोल से बाहर ले जाएगा। और इस बातचीत में हमारा गाइडेंस आएगा ल्यूसिंडा बैसेट की किताब फ्रॉम पैनिक टू पावर के एक सारांश से। ये कोई मामूली किताब नहीं है, इसने दुनिया भर में लाखों लोगों को डर के चंगुल से बाहर निकलने में मदद की है। तो आज का हमारा मिशन सीधा है, यह समझना कि जिस डर को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। हम पैनिक से पावर तक के इस पूरे रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो किताब में एक बात कही गई है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ये कि हम असल में खतरे से नहीं बल्कि खतरे के ख्याल से डरते हैं। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना उस प्रॉब्लम के बारे में हमारा सोचना उसे बना देता है। ये तो पूरी बात ही पलट देता है ना? हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। और सच कहूं तो यहीं से सब कुछ शुरू होता है। दिमाग के लिए वो ख्याल ही हकीकत बन जाता है। हमारी बॉडी ये फर्क नहीं कर पाती कि खतरा असली है या सिर्फ सोचा हुआ। वो बस दिमाग के सिग्नल पर रिएक्ट करती है। अच्छा। जब दिमाग में वो क्या होगा अगर वाली फिल्म चलती है, क्या होगा अगर मैं लिफ्ट में फंस गया, क्या होगा अगर सब मुझ पर हंसने लगे, तो शरीर उसे असली खतरा मानकर तैयारी शुरू कर देता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, जबकि असल में हम अपने सोफे पर आराम से बैठे हो सकते हैं। और यही ख्याल, ये क्या होगा अगर, शायद यही पैनिक का असली ट्रिगर है। किताब कहती है कि पैनिक अटैक वो एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे नेगेटिव विचारों की एक चेन से बनता है। ये ऐसा है जैसे कोई एक एक करके सूखी लकड़ियां जमा कर रहा हो और फिर एक छोटी सी चिंगारी और सब भड़क उठता है। बहुत सही एनालॉजी है। किताब इन विचारों को साइलेंट बॉम्ब कहती है। साइलेंट बॉम्ब? हाँ, ये चुपचाप दिमाग में टिक टिक करते रहते हैं। एक छोटा सा नकारात्मक विचार आता है, जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर दूसरा विचार उसे पकड़ लेता है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। फिर तीसरा, मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। और देखते देखते विचारों की लड़ी शरीर को उस फाइट और फ्लाइट वाले मोड में डाल देती है। फाइट और फ्लाइट मोड? जी। दिमाग को लगता है कि सामने कोई शेर आ गया है और अब जान बचानी है। और यहीं से वो डरावना चक्र शुरू होता है, जिसे किताब में फियर साइकिल कहा गया है। यानी एक डरावना विचार आता है, उससे शरीर में बदलाव होते हैं, जैसे दिल का तेज धड़कना। फिर हम उन शारीरिक बदलावों को नोटिस करते हैं और ज्यादा डर जाते हैं। अरे, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? पक्का कुछ गड़बड़ है। और ये डर उस शारीरिक रिएक्शन को और तेज कर देता है। ये तो एक विशिष्ट साइकिल है। बिल्कुल। और इस चक्र को तोड़ने के लिए किताब की सबसे जरूरी बात को समझना होगा। ये दिमाग का एक फॉल्स अलार्म है। फॉल्स अलार्म? हाँ, ये गलत अलार्म। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर का स्मोक अलार्म टोस्ट जलने पर बजने लगे और आप उसे घर में लगी आग समझ लें। अलार्म असली है, उसकी आवाज तेज है, आपको बेचैनी भी हो रही है, लेकिन खतरा नकली है। पैनिक अटैक भी बेसिकली यही है। शरीर का अलार्म सिस्टम बिना किसी असली खतरे के बज रहा है। लेकिन जब वो अलार्म बज रहा होता है तब तो वो बहुत असली लगता है। उस वक्त कोई ये कैसे माने कि ये झूठा है? शरीर तो कह रहा है कि भागो, खतरा है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब बहुत हैरान करने वाला है। ज्यादातर लोग इस अलार्म से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे बंद करने की, उसे दबाने की। लेकिन किताब ठीक इसका उल्टा करने को कहती है। ल्यूसिंडा बैसेट का एक शक्तिशाली कोट है, व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। यानी जिस चीज का आप जितना विरोध करेंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। मतलब लड़ना नहीं है? नहीं, पहला कदम लड़ना नहीं, स्वीकार करना है। एक मिनट, स्वीकार करना, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। जब शरीर में इतने डरावने लक्षण हो रहे हों तो कोई उन्हें स्वीकार कैसे कर सकता है? ये तो सरेंडर करने जैसा नहीं हुआ। ये सरेंडर नहीं बल्कि समझदारी है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। जब हम पैनिक से लड़ते हैं तो हम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा खतरा है और मुझे इसे हराना ही होगा। इससे दिमाग का खतरे वाला हिस्सा और एक्टिव हो जाता है और फॉल्स अलार्म और जोर से बजने लगता है। लेकिन जब हम रुक कर कहते हैं, ठीक है, जो हो रहा है होने दो, ये बस एंग्जाइटी है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो हम दिमाग को एक अलग सिग्नल देते हैं। हम उसे बताते हैं कि कमांड मेरे हाथ में है और ये कोई जानलेवा खतरा नहीं है। आप उस भावना को ताकत देने के बजाय उसकी हवा निकाल रहे हैं। तो ये स्वीकार करने का पहला कदम हुआ। लेकिन इस स्वीकृति को मजबूत कैसे करें जब दिमाग पुरानी आदत के मुताबिक नकारात्मक बातें कर रहा हो? यहीं पर शायद सेल्फ टॉक का असली रोल आता है।
आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। स्वीकृति एक माइंडसेट है और सेल्फ टॉक उस माइंडसेट को हकीकत में बदलने का औजार है। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं का ईंधन है। अगर दिमाग में ये चल रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कंट्रोल खो दूंगा, तो डर की आग भड़कती रहेगी। राइट। लेकिन अगर हम सचेत रूप से इन विचारों को बदलना शुरू कर दें, तो हम आग में पानी डालना शुरू कर देते हैं। किताब में कुछ बहुत आसान लेकिन असरदार वाक्य दिए गए हैं, जैसे आई एम सेफ, मतलब मैं सुरक्षित हूं। दिस विल पास, यानी ये गुजर जाएगा। आई एम इन कंट्रोल, मतलब मैं नियंत्रण में हूं। और आई कैन हैंडल दिस, मैं इसे संभाल सकता हूं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सच में काम करती हैं। ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने वाले कोड्स की तरह है। मान लीजिए पैनिक के वक्त आपकी आंतरिक आवाज चिल्ला रही है, तुम नहीं बचोगे। ये दिमाग के भावनात्मक हिस्से एमिगडाला से आ रही आवाज है। जब आप जानबूझकर खुद से कहते हैं ये सिर्फ एक एहसास है, ये गुजर जाएगा, तो आप दिमाग के तार्किक हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा। आप दिमाग के एक हिस्से का इस्तेमाल दूसरे हिस्से को शांत करने के लिए कर रहे हैं। ये उस फॉल्स अलार्म को बंद करने वाले बटन की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमने भावनाओं को स्वीकार किया और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल किया, लेकिन उन जगहों या सिचुएशंस का क्या जो इस डर को ट्रिगर करती हैं? जैसे किसी के लिए लिफ्ट, किसी के लिए भीड़, या किसी के लिए हवाई जहाज का सफर। क्या हमें उनसे बचना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा जाल है। हर बार जब हम किसी डरावनी सिचुएशन से बचते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक सबक सिखाते हैं। हाँ, वो जगह सच में खतरनाक थी और अच्छा हुआ कि हम भाग गए। इससे डर कम नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। तो इलाज भागने में नहीं है। इलाज सामना करने में है। किताब इसे एक्सपोजर कहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ही दिन शेर की मांद में कूद जाएं। तो फिर कैसे करें? वैसे ही जैसे हम तैरना सीखते हैं, हम पहले दिन गहरे समुंदर में नहीं कूदते। हम पहले उथले पानी में पैर डालते हैं, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं। मान लीजिए किसी को भीड़ से डर लगता है, तो वो पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए एक शांत मॉल में जा सकते हैं। जब वो इसमें सहज हो जाएं, तो शायद 10 मिनट के लिए। धीरे धीरे, छोटे छोटे कदम। हाँ, धीरे धीरे हम अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेनिंग देते हैं। हम उसे सिखाते हैं कि देखो, ये सिचुएशन उतनी खतरनाक नहीं है जितना तुम सोचते हो। हर बार जब कोई डर का सामना करके सुरक्षित बाहर निकलता है, तो वो उस फॉल्स अलार्म की वायरिंग को कमजोर कर रहा होता है। ये लंबे अवधि का समाधान है। लेकिन मान लीजिए कोई अभी इसी वक्त पैनिक के बीच में है, उसे तुरंत राहत के लिए क्या करना चाहिए? क्या कोई इमरजेंसी ब्रेक है? हाँ, और वो ब्रेक हमारी सांसों में छिपा है। किताब एक बहुत ही खास ब्रीदिंग तकनीक बताती है। इसे 4-4-6 टेक्निक कह सकते हैं। 4-4-6? जी। 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस अंदर लेना, 4 सेकंड के लिए उसे रोकना और फिर 6 सेकंड में मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ना। 4-4-6 ये काम कैसे करता है? ये सीधे शरीर की केमिस्ट्री पर असर डालता है। पैनिक में हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, जो चक्कर आना, हाथ पैर सुन्न होना जैसे लक्षणों को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। जब हम जानबूझकर सांस को धीमा और गहरा करते हैं, खासकर सांस छोड़ने की प्रक्रिया को लंबा करते हैं, तो हम अपने नर्वस सिस्टम को खतरे वाले मोड से निकालकर शांति और आराम वाले मोड में ले आते हैं। ये जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, इसका मतलब ही यही है, शरीर का वो सिस्टम जो तब काम करता है जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। सिर्फ 30-40 सेकंड में ये तकनीक दिमाग को रीसेट करके शारीरिक लक्षणों को शांत करना शुरू कर सकती है। ये तो हुए वो औजार जिन्हें हम किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किताब में जीवन शैली की भी बात की गई है, जो शायद इस पूरी समस्या की नींव से जुड़ी है, जैसे कैफीन, नींद, खाना। लोगों को लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या एक कप कॉफी से सच में इतना फर्क पड़ सकता है? एक संवेदनशील नर्वस सिस्टम के लिए बिल्कुल पड़ सकता है। इसे ऐसे देखिए, मान लीजिए आपका नर्वस सिस्टम एक गिटार के तार की तरह है। अगर वो पहले से ही बहुत कसके खिंचा हुआ है, तो एक हल्का सा स्पर्श भी तेज आवाज पैदा करेगा। बहुत ज्यादा कैफीन, कम नींद, अनहेल्दी खाना, लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये सब चीजें उस तार को और कस देती हैं। ये सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखती हैं? एग्जैक्टली। जिससे फॉल्स अलार्म बजने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक स्वस्थ जीवन शैली उस तार को ढीला करती है, उसे शांत करती है। और इसी में अपराध बोध और शर्म का भी एक बड़ा रोल है, जिसके बारे में किताब बात करती है। लोग खुद को कमजोर समझते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
ये सोच शायद ठीक होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी, क्योंकि ये शर्म हमें मदद मांगने से रोकती है, हमें अकेला महसूस कराती है। उपचार की शुरुआत तब होती है जब हम खुद के प्रति कठोर होना छोड़कर खुद के प्रति करुणा मतलब सेल्फ कंपैशन दिखाते हैं। जब हम खुद से एक दोस्त की तरह बात करना शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, ये एक चुनौती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। ये आत्मकरुणा ही हीलिंग का माहौल बनाती है। और यहीं से शायद वो पावर वाला हिस्सा शुरू होता है। किताब का एक सबसे शक्तिशाली संदेश है, यू डिडंट चूज एंग्जाइटी बट यू मस्ट चूज टू ओवरकम इट। यानी एंग्जाइटी को आपने नहीं चुना, लेकिन इसे हराना आपको चुनना होगा। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये कठोर नहीं बल्कि सशक्त बनाने वाला संदेश है। ये किसी पर दोष नहीं डाल रहा, ये एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, दिमाग की वायरिंग का नतीजा हो सकता है, ये किसी की गलती नहीं है, लेकिन इसे ठीक करने की ताकत और जिम्मेदारी वो अपने हाथ में है। जिस पल कोई व्यक्ति ये तय करता है कि ठीक है, ये मेरी चुनौती है और मैं इसे संभालूंगा, उसी पल वो पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर अपनी कहानी का हीरो बन जाता है। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो जिम्मेदारी लेने के एहसास से ही पैदा होती है। यहीं से पैनिक पावर में बदलना शुरू होता है। वाह। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो सबसे बड़ा सबक ये है कि पैनिक खतरनाक नहीं है, वो सिर्फ एक एहसास है, एक गलत अलार्म है, और हमारी ताकत उससे लड़ने में नहीं बल्कि उसे समझने और उसे मैनेज करने के तरीके सीखने में है। सही। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ब्रीदिंग जैसी तकनीकें, डर का धीरे धीरे सामना करना, और सबसे जरूरी लड़ने के बजाय स्थिति को स्वीकार करने की मानसिकता, ये वो औजार हैं जो किसी को भी पैनिक से पावर तक का सफर तय करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। किताब हमें बताती है कि हम खतरे के ख्याल से डरते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे विचार हमारी भावनात्मक हकीकत बनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगर अनजाने में सोचे गए नकारात्मक विचार डर और पैनिक जैसी मजबूत भावनाएं पैदा कर सकते हैं, तो क्या हम इसी सिद्धांत का इस्तेमाल पलटकर कर सकते हैं? दिलचस्प। क्या हम जानबूझकर और सचेत रूप से अपने विचार चुनकर न सिर्फ डर पर काबू पा सकते हैं, बल्कि हमारी मनचाही भावनात्मक स्थिति भी बना सकते हैं, जैसे शांति, आत्मविश्वास या खुशी? विचारों को बदलने की यह शक्ति असल में हमें कहाँ तक ले जा सकती है?